हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज हम इस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं 12 अप्रैल के करंट अफेयर्स। पहले हम इंपॉर्टेंस ऑफ द डे देखेंगे। आज के डे की क्या इंपॉर्टेंस है। आज इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। आज के दिन जो पहली ह्यूमन वो है ना स्पेस फ्लाइट है वो गई थी, जिसको यूरी गैगरिन जो है, जो आपके रशिया के एक एस्ट्रोनॉट हैं, उन्होंने वो थे इस फ्लाइट में। ये फ़्लाइट गई थी आपकी अप्रैल 12, 1961 में। तो उसी के लिए अप्रैल 12 को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये जो डे है ना, ये स्पेस एरा में ह्यूमन की एक इन्वेजन के लिए भी सेलिब्रेट किया जाता है, और साथ के साथ जितनी भी कंट्रीब्यूशन रही है स्पेस साइंस में टेक्नोलॉजी की, उसके लिए भी इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो अब आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ द G20 समिट। G20 समिट का या जो शिखर सम्मेलन होता है G20 का, उसका चीफ कोऑर्डिनेटर किसको बना दिया गया, ये हमसे पूछा है। तो ये बना दिया गया हर्षवर्धन श्रृंगला को। हर्षवर्धन श्रृंगला को ये जो हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, ये फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं इंडिया के। करंट भी मतलब अभी यही हैं, अप्रैल 30 तक यही रहने वाले हैं। इनको अपॉइंट कर दिया गया है चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ G20 समिट। ठीक है, जो इंडिया होस्ट करने वाला है 2023 में। अभी 2022 में नहीं करेगा, अभी इंडोनेशिया कर रहा है, और 2023 में ये इंडिया होस्ट करने वाला है। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। जो श्रृंगला हैं वो क्योंकि अभी अप्रैल 30 तक रहेंगे, इनके बाद ये स्पेस एम्प्टी हो जाएगी, ये जो आपका पोस्ट है फॉरेन सेक्रेटरी की। तो इनको कौन सक्सीड करने वाले हैं? विनय मोहन क्वात्रा। ये अलग से एक आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि अब फॉरेन सेक्रेटरी कौन बनने वाले हैं नए। तो वो विनय मोहन क्वात्रा बनने वाले हैं, जो फिलहाल सर्व कर रहे हैं एज दी इंडियाज़ एम्बेसडर टू नेपाल। इंडिया के एम्बेसडर हैं ये अभी फ़िलहाल नेपाल के लिए। तो ये बन जाएंगे नए फॉरेन सेक्रेटरी। और अगर हम बात करें G20 समिट की, तो इसकी प्रेसिडेंसी अभी है इंडिया के पास दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक। पर 2023 में इंडिया पहली बार होस्ट करने वाला है G20 समिट को। ओके, 2023 में ये होस्ट करेगा फॉर द फर्स्ट टाइम। G20 के जो चेयरमैन हैं वो जोको विडोडो हैं, जो कि प्रेसिडेंट आपके इंडोनेशिया के, क्योंकि इंडोनेशिया होस्ट कर रहा है ना इस बार का G20 समिट। तो जो वहाँ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होते हैं किसी भी कंट्री के ना, वो इसको हेड कर रहे होते हैं। तो इस टाइम G20 के चेयरमैन जो हैं वो हैं जोको विडोडो। फॉर्म कब हुआ था G20 आपका? 1999 में। और 2023 का समिट इंडिया में होने वाला है, हम डिस्कस कर चुके हैं। 2024 का जो है वो होने वाला है ब्राज़ील में। ये एक साल के बाद ना चेयरमैनशिप जो भी होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है किसी नेक्स्ट कंट्री को। तो अभी इंडिया करेगा 2023 में, फ़िलहाल इंडोनेशिया कर रहा है, फिर इंडिया करेगा, फिर ब्राज़ील करेगा 2024 में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स। अब फॉलोइंग में से कौन से जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाले दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये बना है इक्वाडोर। इक्वाडोर बन गया है ऐसा पहला देश। ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, जो कि ऐसी पहली कंट्री बन चुकी है जहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके लिए भी लीगल राइट्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं कि उनके भी कुछ राइट्स हैं। ठीक है, जो कोर्ट है वहाँ का, उसने फाइनली ये स्टेट कर दिया कि एनिमल्स को भी उनके राइट्स, जो कि मतलब वो नेचर में रहना, ऐसे उनके राइट्स कि वो जो उनका नेचुरल हैबिटेट होता है उसमें वो डिज़र्व करते हैं रहना, ये सब इन राइट्स के अंडर है। तो ये डिक्लेयर कर दिया है वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने। ठीक है, इक्वाडोर की कैपिटल क्या है? क्वितो। क्वितो कैपिटल है इसकी, US डॉलर्स की करेंसी है, और प्रेसिडेंट हैं गिलेर्मो लेसो। गिलेर्मो लेसो प्रेसिडेंट हैं आपके इक्वाडोर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द रिसिपिएंट ऑफ द सरस्वती सम्मान 2021 फॉर हिज हिंदी पोएट्री कलेक्शन टाइटल्ड मैं तो यहाँ हूँ। एक सरस्वती सम्मान है जो 2021 के लिए इस बार अनाउंस हुआ है। तो इसको किसने जीता है अपनी हिंदी पोइट्री की कलेक्शन के लिए, जिस कलेक्शन का नाम है, नॉवल का नाम है मैं तो यहाँ हूँ। तो ये इसके राइटर हैं रामदरश मिश्रा। रामदरश मिश्रा इसके राइटर हैं इस बुक के, और इन्होंने इस बार का सरस्वती सम्मान जीता। ये जो सरस्वती सम्मान है ना, ये आपकी जो के बिरला फाउंडेशन है उसके द्वारा अनाउंस किया जाता है। 1991 से ये स्टार्ट हो गया था, और इस बार मिला है ये रामदरश मिश्रा को अपनी मैं तो यहाँ हूँ बुक के लिए, जो बेसिकली हिंदी पोइट्री की कलेक्शन है। ठीक है,
इन्होंने इसमें अपनी पोइट्री से सारे जो ह्यूमन के एस्पेक्ट्स होते हैं वो मतलब छुए हैं, वो छूने की कोशिश की है। और दलित्स के लिए भी इन्होंने बात की है इसमें। तो मतलब बहुत सारे वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया इस बुक में। तो इस बुक को मिला है सरस्वती सम्मान, मतलब इनको मिला है इस बुक के लिए सरस्वती सम्मान। ये जो अवार्ड है एनुअली प्रेजेंट किया जाता है, हर साल ये दिया जाता है। सारे जितने भी लिटरेरी वर्क होते हैं इंडियन, किसी भी इंडियन लैंग्वेज में, ऐसे नहीं है कि कोई एक दो लैंग्वेजेस हैं जो इसके अंडर कवर होती हैं, किसी भी इंडियन लैंग्वेज में अगर किसी ने कुछ लिखा है उसको एक्नॉलेज करने के लिए, उस वर्क की फ़ाइन जितना है वो उसको एक्नॉलेज करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। और ये जो बुक्स हैं वो ऐसा नहीं है कि इसी साल या लास्ट ईयर अगर पब्लिश हुई हों या लिखी गई हों तो ही उनको अवार्ड के लिए वो नॉमिनेट होती हैं। लास्ट 10 ईयर्स तक की बुक्स इसमें नॉमिनेट हो सकती हैं। ओके, फर्स्ट अवार्ड जो है आपका सरस्वती सम्मान, क्योंकि जब भी ऐसा कोई अवार्ड होता है ना, हम उसका फर्स्ट वगैरह स्टार्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। तो हम ये देखेंगे हमेशा कि फ़र्स्ट अवार्ड किसको मिला। तो ये वाला फर्स्ट अवार्ड सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था। अपनी ऑटोबायोग्राफी थी उनकी जो 4 वॉल्यूम्स में उन्होंने बनाई थी, उसके लिए उनको ये अवार्ड मिला था। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी को 1991 में ये पहला सरस्वती सम्मान वाला अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की डेट में, पाकिस्तान के 23rd लाइक 23वां प्रधानमंत्री किसको चुना गया है? तो वो चुना गया है शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं पाकिस्तान के। ओके, थोड़ा इनके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। ये 70 ईयर ओल्ड एक पर्सन है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट हैं, मतलब चीफ हैं, शहबाज शरीफ। ये इमरान खान को सक्सीड करने वाले हैं। और इमरान खान को क्यों सक्सीड करने वाले हैं, वो क्यों वहाँ से उन्होंने क्यों रिज़ाइन किया, क्योंकि वो हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो प्रूव नहीं कर पाए थे अपना वो ना, जो उनके लिए नो ट्रस्ट वोट आ गया था, तो उसकी वजह से उनको वहाँ से रिमूव कर दिया गया था। उसके बाद उनको सक्सीड करने के लिए अब आपके शहबाज शरीफ नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी वहाँ की है पाकिस्तानी रुपी। और प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। आरिफ अलवी प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के। अच्छा, शहबाज शरीफ जो है ना वो नवाज़ शरीफ के ब्रदर हैं, जो पहले रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है ना नवाज़ शरीफ, उनके ब्रदर हैं ये शहबाज शरीफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एशियाज़ लार्जेस्ट सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट दैट विल प्ले अ मेजर रोल इन यमुना रिवर क्लीनिंग प्रोसेस इज़ गोइंग टू बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। एशिया का सबसे बड़ा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप होने जा रहा है, जो यमुना की जितनी भी क्लीनिंग रहेगी यमुना रिवर की, उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो ये कहाँ पर सेटअप होने जा रहा है, ये हमसे पूछा गया। ये आपका ओखला में सेटअप होगा। ओके, ओखला में ये सेटअप होगा। थोड़े इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। ओखला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसकी कैपेसिटी रहने वाली है 564 मिलियन लीटर्स पर डे, आई गेस पर डे होगा ये जो लार्जेस्ट एसटीपी रहने वाला है एशिया का। ठीक है, मतलब लार्जेस्ट सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है ये पूरे एशिया में। जब ये बन जाएगा तो ये वाला लार्जेस्ट होगा। और ये दिल्ली, ओखला जो है आपका दिल्ली की एक सिटी है, एक प्लेस है दिल्ली में, तो वहाँ पर ये सेटअप होने जा रहा है। दिसंबर 2022 से ये फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इस साल के एंड में ये फंक्शन करना स्टार्ट कर लेगा। ये हम पढ़ चुके हैं कि यमुना का जो पानी है उसको ये क्लीन करने में बहुत बड़ा इसका रोल रहने वाला है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का। तो साथ में ये लॉन्च किसने किया है? जो आपके मिनिस्टर हैं जल शक्ति के, गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। और इसकी जो कॉस्ट रहेगी वो रहेगी 665.78 करोड़ रुपीज़। कॉस्ट वगैरह भी आपको कभी कभी पूछ ली जाती हैं, या ऐसे पूछ लिया जाता है कि किसने इस कॉस्ट को एस्टिमेट किया है अभी, या किसने इसको लॉन्च किया है। तो ये जो भी पॉइंट्स होते हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये नहीं है कि जो मेन हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सिर्फ उसी को याद रखना है। स्टार्टिंग हमेशा वही मैं पॉइंट्स आपके लिए लेके आती हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, ये जो एसटीपी है ये कॉन्टामिनेंट्स को निकालेगी, मतलब पानी में जितनी भी गंदगी होगी उसको निकालने के लिए ये प्लांट बनाया जाएगा, सेटअप किया जाएगा, ताकि वो जो पानी है, जो भी गंदा पानी है, उसको किसी ना किसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंडिया वॉन 2 हिस्टोरिक गोल्ड मेडल्स इन 2022 WSF वर्ल्ड डबल्स स्क्वॉश चैम्पियनशिप्स। वेयर डिड द चैम्पियनशिप टुक प्लेस। इंडिया ने ना 2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं 2022 की वर्ल्ड की डबल्स वाली स्क्वॉश चैम्पियनशिप में। तो हमसे ये पूछा कि ये वाली चैम्पियनशिप कहाँ हुई थी। ये हुई है आपकी ग्लासगो में।
ग्लासगो में ये चैम्पियनशिप हुई है। वर्ल्ड डबल स्क्वॉश चैम्पियनशिप 2022 हेल्ड एट ग्लासगो, स्कॉटलैंड में है ये, यूके में, तो वहाँ पर ये वाली चैम्पियनशिप हुई थी। इसमें जो दीपिका पल्लिकल हैं और जोशना चिन्नप्पा हैं, इनके पेयर ने, इनकी जोड़ी ने विमेंस डबल स्क्वॉश चैम्पियनशिप में टाइटल जीता है, ठीक है। एक गोल्ड इनको मिला है, इनकी जोड़ी को, दीपिका पल्लिकल और जोशना चिन्नप्पा। और जो दूसरा गोल्ड मिला है वो मिला है सौरभ घोषाल को, जो इन्होंने किस कैटेगरी में किया था, मिक्स्ड डबल स्क्वॉश चैम्पियनशिप की कैटेगरी में इनको ये वाला अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये 2 गोल्ड्स हैं जो इंडिया इसमें इस वाले चैम्पियनशिप में लेके आया। इंडिया नाउ बिकेम द फर्स्ट इन एशिया टू विन अ वर्ल्ड्स डबल स्क्वॉश चैम्पियनशिप टाइटल। अब इंडिया पूरे एशिया में जो है पहली ऐसी कंट्री बन गया है जिसने आपका वर्ल्ड डबल स्क्वॉश चैम्पियनशिप में कोई टाइटल जीता है, ओके। तो ये इसके लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये वाला क्वेश्चन आपके लिए, कि पहली बार जीता है तो आपको पता होना चाहिए कि 2 गोल्ड जीते और किस किस प्लेयर ने जीते, ये भी आपको पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैड पार्टनर्ड विद कॉमन सर्विसेज सेंटर फॉर लाइफ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा वितरण के लिए सामान्य सेवा केंद्रों के साथ किस बीमा कंपनी ने भागीदारी की थी? तो ये की है आपकी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने, ठीक है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने ये पार्टनरशिप की है कॉमन सर्विसेज सेंटर के साथ। अभी जो कॉमन सर्विसेज सेंटर हैं ये आपके मीटी की जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर आते हैं। मीटी वाली कौन सी है, हमने काफ़ी बार पढ़ा है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, उनके अंडर ये कॉमन सर्विसेज सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए थे। तो इसके साथ कॉमन सर्विसेज सेंटर के साथ टाटा AIA ने मिलके ये जो प्रोजेक्ट है इसको स्टार्ट किया है, to engage its network of over 4 lakh village level entrepreneurs at the last mile for distribution of life insurance plans। ताकि मतलब ये जो बहुत लोअर लेवल पे भी होते हैं ना entrepreneurs, businessmans, उनको हेल्प मिल सके, उनको लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड की जा सके, जो कि ओवर 4 लाख हैं, जिनका जो काउंट है वो ओवर 4 लाख है, तो उनको लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स मिल सके, उसके लिए ये पार्टनरशिप की गई है। ये जो प्लान है ये ग्रेटर बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है, ज़्यादातर मतलब मेन जो इनका टारगेट है वो फीमेल पॉलिसी होल्डर्स के लिए इनके ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स हैं। और जो इसके कस्टमर्स रहेंगे, कंज्यूमर्स रहेंगे ना, वो अपने लोन को थोड़े टाइम पहले भी निकाल सकते हैं। मतलब जो इसमें जो भी ये लोन प्रोवाइड करवाने वाले हैं ना, वो एक टाइम से पहले भी इमरजेंसी के केस में उसको निकलवा सकते हैं। मतलब जैसे इंश्योरेंस मिलती है तो वो होता है ना कि एक टाइम के बाद ही मैच्योर होके वो आपको मिलती है, तो इसमें उसका एक पॉइंट है कि उस अगर इमरजेंसी का केस है तो आपको थोड़ा टाइम पहले भी निकालने का इधर ऑप्शन है। और इस कंपनी के जो CEO और MD हैं वो कौन है, मिस्टर नवीन ताहिलियानी, ओके। हेडक्वार्टर्स के मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन इतने थे, पॉइंटर्स देख लेते हैं अब हम। सर्बानंद सोनोवाल हैज़ इनॉग्रेटेड अ 2-day साइंटिफिक कन्वेंशन ऑन द थीम होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस इन न्यू दिल्ली। कल ही हमने डिस्कस किया था ना वर्ल्ड होम्योपैथी डे, और उसकी थीम क्या थी, पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। तो जो आपके आयुष मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने एक 2-day साइंटिफिक कन्वेंशन लॉन्च की है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, जो इस थीम पे ही बेस्ड है, जो आपकी वर्ल्ड होम्योपैथी डे की थीम थी, पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। तो उसी थीम पे बेस्ड ये 2 दिन की साइंटिफिक कन्वेंशन न्यू दिल्ली में स्टार्ट की गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट की चार्ल्स लेकर, जो फरारी चलाते हैं, फरारी की गाड़ी के लिए फरारी की गाड़ी ये चलाते हैं, F1 रेसर हैं ये, मोनाको से ये बिलोंग करते हैं। इन्होंने फार्मूला 1 का जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स भी है ना इस साल का, वो भी जीत लिया है। इससे पहले भी हमने इनके बारे में डिस्कस किया था, जो बहरीन वाला ग्रैंड प्रिक्स था ना, वो भी इन्होंने जीता इस साल का। बहरीन वाला ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने ही जीता है चार्ल्स लेकर ने, और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स भी अब इन्होंने ही जीत लिया है, ठीक है। तो ये वाला जो ग्रैंड प्रिक्स था वो मेलबर्न विक्टोरिया में हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, इंडिया बैग्स 10 मेडल्स विद 3 गोल्ड्स 4 सिल्वर्स एंड 3 ब्रॉन्ज मेडल्स एट द थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट हेल्ड इन फुकेट। तो इंडिया ने 10 मेडल्स लेके आया इंडिया, जो थाईलैंड में ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ था उसमें, ठीक है। तो जिसमें से 3 गोल्ड्स हैं, 4 सिल्वर्स हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। अब इसमें मेनली आपको गोल्ड्स पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हम गोल्ड्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से गोल्ड मेडल के विनर्स रहे हैं इसमें। एक गोविंद सहानी को मिला है जो 48 kg की कैटेगरी में थे।
अनंत प्रहलाद को मिला है जो 54 केजी की कैटेगरी के लिए प्ले कर रहे थे, और तीसरा मिला है सुमित को जो 75 केजी की कैटेगरी में परफॉर्म कर रहे थे। ये कैटेगरी, ये वेट जो है, ये हमने यहाँ पर इसलिए डिस्कस किया है बिकॉज बहुत बार ये पूछ लिया जाता है कि गोविंद सहानी जो हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इस चैम्पियनशिप में, वो कौन सी केजी वाली कैटेगरी में परफॉर्म करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो फिर हम एक बार ये भी ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आप अपने पॉइंटर्स। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद विजिट्स तुर्कमेनिस्तान एंड नीदरलैंड्स टू स्ट्रेंथन दी बायलैटरल रिलेशनशिप। अब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, ये तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड्स के विजिट पे गए हैं ताकि जो हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं इंडिया और इन कंट्रीज़ के, नीदरलैंड्स के और तुर्कमेनिस्तान के, इनको और अच्छा करा जा सके। जो प्रेसिडेंट हैं तुर्कमेनिस्तान के वो देख लेते हैं हम कौन है। सरदार बर्दी मोहम्मदोव, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। ये रिसेंटली अपॉइंटेड हैं, अभी बहुत रिसेंट अपॉइंटमेंट है इनकी, अभी ही बने हैं ये तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट। इससे पहले इनके फादर प्रेसिडेंट हुआ करते थे, इनके फादर को ही सक्सीड करके अब ये प्रेसिडेंट बने हैं वहाँ के, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि अभी ये रिसेंट अपॉइंटमेंट भी है, तो इनका नाम इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और किंग ऑफ नीदरलैंड्स की अगर हम बात करें तो वो विलेम अलेक्जेंडर हैं, और पीएम कौन है वहाँ के, मार्क रूट पीएम है नीदरलैंड्स के। और ये जो विज़िट है इसमें क्या हो गया कि जो रामनाथ कोविंद जी हैं वो पहले ऐसे प्रेसिडेंट बन गए हैं इंडिया के जो तुर्कमेनिस्तान जिन्होंने विज़िट किया है, ठीक है। इससे पहले तुर्कमेनिस्तान को इंडिया के किसी भी प्रेसिडेंट ने विज़िट नहीं किया था, तो ये जो रामनाथ कोविंद जी हैं ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं इंडिया के जिन्होंने तुर्कमेनिस्तान विज़िट किया है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द स्कीम टू प्रोवाइड ₹40 करोड़ ग्रांट्स इन एड टू द दलाई लामाज सेंट्रल तिब्बतन रिलीफ कमेटी फॉर अनदर 5 years फ्रॉम 2021 से लेके 26 तक। अब यूनियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने हम मतलब पहले ये जो एड मिलती थी ना उसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया। दलाई लामा सेंट्रल तिब्बतन रिलीफ कमेटी एक है, इसको जो पहले एड मिलती थी उसको और एक्सटेंड कर दिया गया है 5 साल के लिए। बहुत डिटेल्स में इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि 40 करोड़ और ग्रांट बढ़ा दी गई है अगले 5 साल के लिए इस कमेटी के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाई है। और ईयर्स याद रखने हैं कि 2021 से लेके 2026 तक एक साल के हिसाब से 5 साल बढ़ा दिए गए हैं, और उसमें टोटल जो ग्रांट्स अब बढ़ाई गई हैं वो हैं 40 करोड़ रुपीज़ की, ओके। अब इस पेज पे हम लोग जो स्पेस से रिलेटेड न्यूज़ है ना वो कवर करेंगे। DRDO along with the Indian Army has successfully flight tested the indigenously developed Pinaka Mark 1 या MK1 Enhanced Rocket System, EPRS भी कहते हैं इसको, और Pinaka Area Denial Munitions ADM Rocket Systems at the Pokhran Firing Range। तो इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि DRDO ने इंडियन आर्मी के साथ मिलके पिनाका मार्क 1 लॉन्च किया है, ठीक है। और कहाँ लॉन्च किया है ये, पोखरान फायरिंग रेंज में, बस इतना याद रखना है आपको इस वाले में से, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है, चाइना हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च गाओफिन 502 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट into space to improve the country's land-sea radar satellite constellations, and is also a hyperspectral satellite launched from North China's Shaanxi province, Shenhua। आपको इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि चाइना ने एक सैटेलाइट लॉन्च की है जिसका नाम है गाओफिन 502, ठीक है। गाओफिन 502 चाइना ने लॉन्च की है। इसको आप मतलब ऐसी चीज़ों को ना आप रट लेना, क्योंकि आपको जैसे ऑप्शंस मिलते हैं ना एग्ज़ाम में, वो ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा है कि आपको इसके साथ इंडिया दे दिया जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि इंडिया तो नहीं हो सकता, या पाकिस्तान दे दिया जाएगा तो वो भी ऐसे नाम नहीं रखते। वो आपको कंट्रीज़ ऑप्शन में देते ही ऐसे हैं जो आप जहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाए, तो आप ऐसी ऐसी चीज़ों को एकदम रट के जाना। ये जो सैटेलाइट है ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, टाइप ऐसी जैसी चीज़ें पूछ ली जा सकती हैं, ये आपको याद रखना है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, और ये शैंगजी प्रोविंस शेनुआ में इन्होंने वहाँ से लॉन्च की है, ठीक है। बस इसमें ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास पाकिस्तान की एक मिसाइल है जिसको पाकिस्तान ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है, जिसकी टेस्ट फ्लाइट को। ये एक सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम है शाहीन 3, ठीक है। तो अब ये वर्ड है तो इसके साथ अगर चाइना ऑप्शन में आएगा तो ऑब्वियसली आप वहाँ वो आंसर नहीं टिक करने वाले हो, बट ऐसे से आंसर्स हमेशा नहीं होते। तो बस आपको इसमें ये याद रखना है कि पाकिस्तान ने लॉन्च किया शाहीन 3 नाम की एक बैलिस्टिक मिसाइल जो सरफेस टू सरफेस है, ठीक है।
बस ये आपकी आज की न्यूज़ थी। अब इसमें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं आपसे कल मिलूंगी नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।